वेलकम टू द एग्री गुरु कोचिंग जगदलपुर। आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है ऑनलाइन क्लास में। तो लास्ट क्लास में स्टूडेंट्स हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स, उसमें हमने 3 क्लासिफिकेशन पढ़े थे। पहला था बॉटनिकल क्लासिफिकेशन अर्थात उनका जो वानस्पतिक वर्गीकरण था। दूसरा हमने एग्रोनॉमिकल और इकोनॉमिकल क्लासिफिकेशन पढ़ा था, मतलब आर्थिक और शस्यीय वर्गीकरण। और तीसरा हमने पढ़ा था सीजनल क्लासिफिकेशन अर्थात मौसमों के आधार पे। आई होप वो क्लासिफिकेशन आपको समझ आ गए होंगे। ठीक है, तो हमारा जो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है 4th नंबर का, वो है स्पेशल पर्पस अर्थात विशेष उद्देश्यों के लिए वर्गीकरण। देखिए, क्रॉप्स को अलग अलग उद्देश्य के लिए भी उगाया जाता है। ऐसा नहीं कि अनाज के लिए उगा दिया हम लोगों ने या फिर दाल के लिए उगा दी। ये तो हमारा वो पर्पस है जो कि एग्रोनॉमिकल और इकोनॉमिकल में आएगा। इसके पश्चात हम कुछ फसलों को और भी अलग अलग जरूरतों को पूरा करने के लिए करते हैं। जैसे कुछ का उपयोग अपन मल्च के रूप में करते हैं, कुछ का उपयोग अपन ट्रैप के रूप में करते हैं। तो ये सारे क्या चीजें होती हैं, आज इसी के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो इस क्लासिफिकेशन में जो सबसे पहला क्लासिफिकेशन आता है वो है कवर क्रॉप्स। ठीक है, क्या है कवर क्रॉप्स? कवर का मतलब आपको पता होगा एक बिछावन जैसा। क्या है? बिछावन जैसा। तो ये होता क्या है? देखिए, कवर क्रॉप्स ऐसे क्रॉप्स होते हैं जो कि मिट्टी के ऊपरी सतह पर एकदम क्या करते हैं अपन, बिछाने जैसा। जैसा आपने देखा ना कि भूसा बिछा देते हैं, तो क्या है कि लेयर। ठीक है, मतलब क्या करते हैं, भूमि की ऊपरी सतह पे एक परत के जैसे सतह बना लेते हैं। अब इससे होता क्या है, ये क्यों बनाते हैं, क्यों ये कवर सॉइल को कवर करते हैं? तो इसका रीजन ये है, आपको पता होगा कि जब सॉइल को खुला छोड़ दिया जाता है तो उसमें क्या होता है, पानी बह के जाती है तो अपने साथ क्या करती है, मिट्टी कर ले आती है। सूखी मिट्टी रहती है तो हवा के साथ क्या है, उड़ के चली जाती है। मतलब मोटा मोटे हिसाब में एक टर्म बोला जाता है सॉइल इरोजन। ठीक है, मृदा क्षरण होता है। अब अगर मृदा क्षरण को रोकना है तो क्या करना पड़ेगा, उस मृदा के ऊपरी सतह पर एक बिछावन बिछानी पड़ेगी, एक लेयर बिछानी पड़ेगी, जिससे कि क्या हो, पानी जो हो वो सॉइल को एक जगह से दूसरी जगह तक मूव ना कर पाए। क्यों मूव ना कर पाए? क्योंकि हमने क्या किया है, एक पट्टी जैसा बिछा दिया है। इसका अच्छा एग्जांपल आप ऐसे समझिएगा कि आप खाली फर्श में पानी को बहाइए। ठीक है, खाली फर्श में पानी को बहाइए, वो बहुत तेज गति से क्या करेगा, आगे जाएगा और आमने सामने उसके सामने जो भी दिखेगा वो उसको क्या कर देगा, बहा के ले जाएगा। अब एक काम कीजिए, आप वहां पे एक कपड़ा बिछा दीजिए। ठीक है, कपड़ा बिछा दीजिए। अब उसके बाद पानी आप बहाइए तो आप देखेंगे कि क्या होगा, पानी सबसे पहले कपड़े में आएगा, कपड़ा उसको एब्जॉर्ब करेगा, फिर बहुत धीमी गति से, बहुत ज्यादा धीमी गति से वो पानी क्या होगा, एक जगह से दूसरी जगह तक मूवमेंट करेगा। और सबसे मजेदार बात यह है कि अब उस समय जमीन पे जो भी कण गिरे होंगे वो मूवमेंट बहुत फास्ट नहीं कर पाएंगे। तो हमने क्या किया, एक लेयर बिछाया। सेम यही लेयर हमको कहां बिछाना है, भूमि में। किसके लिए? सॉइल इरोजन को रोकने के लिए। तो समझ आ गया कवर क्रॉप क्या है, मतलब एक बिछावन जो कि मृदा क्षरण को कम करती है। अब इसमें कौन कौन से क्रॉप्स आते हैं? तो देखिए, इसके लिए ऐसे क्रॉप्स चाहिए जो कि फैलने वाले, स्ट्रेट नहीं, वर्टिकल मूवमेंट ना हो, वर्टिकल ग्रोथ ना हो, क्या हो, हॉरिजॉन्टल ग्रोथ, थोड़ा सा बिछने वाले हो, उनकी हाइट ज्यादा ना हो। क्योंकि देखिए, हाइट फिर ज्यादा होगा तो बस स्टेम का पार्ट बचेगा। तो क्या है, लीफ को ऑलमोस्ट जमीन की सतह पर रहना चाहिए। तो मतलब क्या कर सकते हैं, ऐसे प्लांट्स अपने को ढूंढना है जो पहले भी जमीन की सतह से लगे भी रहे। तो ऐसे कौन कौन से प्लांट है, आपका पेपर में पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कवर क्रॉप के नाम से आया है। तो सबसे पहले याद रखेंगे, मूंग है आपका, उर्द है आपका, ठीक है, बरबट्टी है आपका, ठीक है, आपका उसके बाद कुल्थी है। आप इन पौधों को देखिए, क्या होते हैं, बिछ जाते हैं ना, एक तरीके से क्या करते हैं, बिछ जाते हैं। तो अगर अब कवर क्रॉप का बारी आए तो आपको क्या रखना है, मूंग, उर्द, ठीक है, आपका चना भी होता है, ठीक है, उसके बाद कुल्थी भी होता है। ठीक है, तो ये सारे क्रॉप जो क्या करेंगे, आपके बिछावन जैसे। ठीक है, और एग्जांपल आप अपने आप बना सकते हैं, दिमाग लगाइए कि और कौन से क्रॉप है जो एकदम बिछाने जैसे हो जाते हैं। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन आपका कैच क्रॉप। देखिए, कैच क्रॉप को मैं अभी नहीं बताऊंगा। ठीक है, कैच क्रॉप को मैं अभी नहीं बताऊंगा। क्यों? क्योंकि 2 साल से एक सवाल आ रहा है, ठीक है, जिसमें जो स्टूडेंट है बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं। पूछा जा रहा है कैच क्रॉप, आंसर कर रहे हैं इंटर क्रॉप को, पूछा जा रहा है इंटर क्रॉप और टिक कर रहे हैं कैच क्रॉप को। तो ये डाउट जो है आपका वो सबसे लास्ट में क्लियर करूंगा, जाकि जिससे कि आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ आए। क्योंकि आप बाकी सबको जैसे जैसे समझने लगेंगे आपको ये दोनों चीजें समझ आने लगेगी। तो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है आपका कैश क्रॉप। कैश, पैसा, क्यों पैसा पैसा करती है, क्यों पैसे पे तू मरती है। अब देखिए, फसलों में भी सेम किस्सा है। क्या है, हम ऐसा फसल उगाना चाहते हैं कि हमने उगाया, बेचा, पैसा मिल गया, कौन झंझट पाले उसको,
प्रोसेसिंग करने का, मिलिंग करने का बहुत टाइम लगेगा, ठीक है, हो सकता है कुछ लॉसेस भी हो जाएं। तो जो कैश क्रॉप रहते हैं, कैश क्रॉप ऐसी फसलें हैं इसको, ठीक है, इनको व्यावसायिक फसलें भी, कमर्शियल क्रॉप्स भी बोला जाता है। याद रखेंगे, अगर आपको पेपर में कैश क्रॉप बोल रहा है या फिर अगर कैश क्रॉप ना पूछ के कमर्शियल भी पूछ रहा है, दोनों सेम ही चीज है, दोनों सेम ही चीज है। मतलब ऐसी फसलें जिनसे शीघ्र मतलब आपने फील्ड से हार्वेस्ट किया, सीधा मार्केट पे बेचा, मार्केट से बेचने के बाद आपका पैसा मिल गया, ये क्या कहलाते हैं? आपके कैश क्रॉप्स, पैसे वाली फसलें, ठीक है। और आप पीएटी का पेपर उठाइए, 3 साल 4 साल को उठा के देखिए, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया। यहां तक कि आप आईसीआर का, बीएचयू का क्वेश्चन पेपर को उठा के देखिए, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा गया है। याद रखिए, जो स्पेशल पर्पस का क्लासिफिकेशन है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत से क्वेश्चन यहां से कवर होते हैं, ठीक है। और उसके बाद आप पीएटी दीजिए या आईसीआर दीजिए या बीएचयू दीजिए या वेस्ट बंगाल का एग्जाम दीजिए, इवन अगर आप पीजी का भी एग्जाम दे रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन का, तो भी ये क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो कौन कौन सा कैश क्रॉप बहुत ध्यान से याद रखेंगे? जूट, ठीक है, आपका कॉटन, ठीक है, आपका शुगर केन, आपका टोबैको, आपका टी, चाय, ये क्या है? आपके कैश क्रॉप्स। क्या है? आपके कैश क्रॉप्स। इसके बाद आलू, ठीक है, ये सारे क्या है? आपके कैश क्रॉप। मेनली आपको जो पूछा गया है पेपर में, वो आपको शुगर केन पूछा गया है, कॉटन पूछा गया है और टोबैको पूछा गया। ये 3 अभी तक आपके पेपर में आए हैं, इन 3 को याद रखिए बहुत ध्यान से, ठीक है। इसके बाद आपको जूट भी है, टी भी है, ये सारी चीजें नेक्स्ट एग्जाम्पल है। उसके बाद ग्रीन मैन्योर, मतलब हरी खाद के लिए। अब देखिए, जब हम लोग क्रॉप्स पढ़ रहे थे ग्रीन मैन्योरिंग में, ठीक है, तो वहां पे हमने आपको बताया था कि सॉरी, जब मैन्योर और फर्टिलाइजर पढ़ रहे थे ना, तो वहां पे हमने आपको बताया था ग्रीन मैन्योर क्या होता है? हरी खाद, जो कि क्या करते हैं, खाद का एक रूप होता है, जैविक खाद के, ऑर्गेनिक मैन्योर के एक फॉर्म होते हैं, जो कि मृदा का जो सॉइल फर्टिलिटी है, ठीक है, सॉइल फर्टिलिटी को इंक्रीज करते हैं नेचुरल वे में। इसमें कोई केमिकल्स नहीं होते, ये पौधों को या फिर मिट्टी को किसी प्रकार हानि नहीं पहुंचाते, यही आपके ग्रीन मैन्योर। अब इनके लिए मैंने आपको वहां पे याद कीजिए फसलें भी बताई। मेन क्या क्या याद रखेंगे? सनई, ढैंचा, लोबिया, कुल्थी, ठीक है, कुल्थी का ज्यादा यूज नहीं किया जाता है। मेन जो आपको याद रखना क्या है? सनई, ढैंचा, लोबिया, मूंग, ठीक है, इनका उपयोग किसके लिए करते हैं अपन? ग्रेन मैन्योरिंग के लिए। क्लियर है? नेक्स्ट है आपका साइलेज। अब देखिए, अगर आपको साइलेज के बारे में जानना है तो आपको थोड़ा सा जाना पड़ेगा एनिमल में, ठीक है, पशुपालन में जाना पड़ेगा। पशुपालन में जैसे इंसान भोजन खाते हैं, पशुओं को भी चारा दिया जाता है, ठीक है, पशुओं को भी चारा दिया जाता है। वो चारे 2 तरीके से आते हैं, एक आता है गीला चारा, एक आता है सूखा चारा। गीले चारे को ही बोला जाता है साइलेज, सूखा चारा को बोला जाता है, ठीक है। अब इनके नमी की प्रतिशत अलग अलग है, ठीक है, साइलेज में आपका 40% से अधिक नमी होनी चाहिए, हे में 15%, 20% से कम नमी होना चाहिए, ठीक है। फिर टेस्ट का अलग अलग है, तो वो एनिमल की क्लास में डिस्कशन करेंगे। तो साइलेज मतलब ये समझिए कि पशुओं को जो चारा दिया जाता है, उसके लिए कौन कौन से क्रॉप उपयुक्त है। अब साइलेज या हे दोनों पूछा, तो दोनों के लिए मैं आपको बता देता हूं, जो मेनली आपका सबसे ज्यादा है, ल्यूसन, ठीक है, मक्का, ज्वार, ठीक है, बरसीम, ये 4 सबसे मेन है, ठीक है। कौन कौन से हैं? ज्वार, मक्का, बरसीम, ल्यूसन। क्लियर है? समझ आ गया? ये आपके कौन से हैं? साइलेज क्रॉप्स। इसके बाद आता है स्टिमुलेट। स्टिमुलेट को हिंदी में बोला जाता है उद्दीपक फसलें। मतलब देखिए, कुछ ऐसी फसलें होती हैं जिनका सेवन करने से हमारे शरीर में ना अचानक से एनर्जी आने लगती है। क्या आने लगती है? अचानक से एनर्जी आने लगती है, या बॉडी में ना एक ऊर्जा उत्पन्न होती है, ठीक है। कैसे समझेंगे? कुछ लोगों को देखिएगा चाय का बहुत शौक होगा, ठीक है, कुछ लोगों को चाय का बहुत शौक है, अगर उनको पर्टिकुलर टाइम पे चाय नहीं मिलता तो क्या होता है? आपका सर दर्द देता है, ठीक है। कुछ लोगों को कॉफी का शौक है, ठीक है। तो ये क्या कुछ फसलें होती हैं जिनका क्या है, जिनमें केमिकल्स पाए जाते हैं, ठीक है। अभी केमिकल्स अलग अलग है, निकोटीन जैसे रहता है, तो कुछ कुछ केमिकल्स रहते हैं। ये केमिकल्स क्या है? आपके स्टिमुलेट रहते हैं, आपको उद्दीपक करता है, आपकी बॉडी की एनर्जी को अचानक से इंक्रीज करने लगती है। ये भी आपका पूछा गया सवाल है। इनमें जो मेनली क्रॉप्स आपके आते हैं, चाय है, कॉफी है, अफीम है, तंबाकू है। क्या है? चाय, कॉफी, अफीम, तंबाकू। क्लियर है? समझ आ गया यहां तक, स्टिमुलेट तक। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है आपका इंडिकेटर, ठीक है। इंडिकेटर क्या होता है? गाड़ी में चलाते हैं ना इंडिकेटर, इशारा करना। क्या है? इशारा करना। मतलब अगर हमें लेफ्ट की तरफ जाना है तो हम लेफ्ट इंडिकेटर जलाते हैं, राइट की तरफ जाना है तो राइट इंडिकेटर। तो इंडिकेटर क्या दिखाता है? पीछे वाले को ये बताता है कि सामने वाला इस ओर जाना चाहता है या इस ओर जाएगा। सेम क्रॉप में भी होता है। इंडिकेटर प्लांट्स ऐसे प्लांट होते हैं जो आपको ये बताते हैं कि इस पौधे में कुछ तत्वों की कमी है, ठीक है, कुछ पोषक तत्वों की कमी है, हम आपको बता रहे हैं भाई, अब आप देख लो, ठीक है। ये इंडिकेटर प्लांट्स है। अब इसको मैं इसलिए बता रहा हूं, अगर आपको हिडन हंगर के बारे में पता हो, जो मैंने डिस्कशन किया था, हिडन हंगर क्या था
कि पौधों में जब किसी पोषक तत्व की कमी होती है पर पौधों के द्वारा वो प्रदर्शित नहीं किया जाता। अब देखिए प्रदर्शित नहीं किया जा रहा है, पोषक तत्व की कमी है, तो प्रभाव कहां पड़ेगा आपका, सीधा सीधा प्रभाव पड़ेगा आपकी उपज। तो इंडिकेटर्स प्लांट क्या करते हैं, पहले ही आपको सचेत कर देते हैं, आपको इंडिकेट करवा देते हैं कि देखिए भाई पोषक तत्व की कमी है, अब आप सुधार लो, पौधों को पोषक तत्व दे दो। ठीक है, तो कौन कौन सा इंडिकेटर प्लांट है आपके, सूर्यमुखी जो सबसे ज्यादा आपके पेपर में आया है आज तक और सबसे ज्यादा सूर्यमुखी ही पूछा जाता है। उसको छोड़ के आपकी कौन है, मक्का है। उसको छोड़ के आपका कौन है, कॉटन है। ठीक है, क्या याद रखना है, सूर्यमुखी, मक्का, कॉटन। क्लियर है यहां तक। नेक्स्ट है आपका प्रे। ठीक है, अब ये दुआ वाला, ये जो क्या बोलते हैं अपना प्रे करने वाला जो रहता है ना, प्रार्थना, वो वाला प्रे नहीं है। ठीक है, ये कौन सा प्रे है, ये है आपका नुकसानदायक वाला प्रे। नुकसानदायक किसके लिए, फसल के लिए नहीं, उन तत्वों के लिए जो आपकी फसल को हानि पहुंचाते हैं। ये आपके खरपतवार हो सकते हैं, या आपके कीड़े हो सकते हैं, या आपके बीमारी तो ज्यादा नहीं बोल सकते बट बोल सकते, मेनली क्या रहता है आपका खरपतवार। प्रे मतलब आपका, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे एक्चुअल में याद नहीं आ रहा है, बस आप प्रे याद रखिएगा। ठीक है, तो प्रे क्रॉप्स क्या रहते हैं आपके, ऐसे क्रॉप्स जो कि आपके फसलों को हानि पहुंचाने वाले खरपतवारों के लिए ऐसे रसायन बनाते हैं। ठीक है, एक वर्ड याद रखेंगे, एलिलोपैथी। क्या है, एलिलोपैथी इफेक्ट बोला जाता है। ठीक है, एलिलोपैथी इफेक्ट मतलब क्या होता है, हर पौधा अपनी सुरक्षा के लिए एक रसायन उत्पन्न करता है जिससे कि वो दूसरे पौधों को या दूसरे खरपतवारों से या दूसरे कीटों से खुद को बचा सके। बेस्ट एग्जांपल आपका बॉडी जैसे एंटीबॉडी बनाता है ना, जैसे कोई बीमारी होती है आप ठीक कैसे होते हैं, आपका बॉडी अंदर से एक एंटीबॉडी बनाता है जो कि उस वायरस से, उस फंगस से, उस बैक्टीरिया से लड़ने की कैपेसिटी क्या करता है, बढ़ाता है, माफ कीजिएगा। ठीक है, तो वैसे ही आपका क्या है, जो प्रे प्लांट्स है ना, उसमें भी क्या रहता है, एलिलोपैथी इफेक्ट रहता है। एक ऐसा रसायन ये निकालते हैं, विषाक्त पदार्थ निकालते हैं जो कि पौधों की सुरक्षा करता है, किससे, खरपतवारों से, कीट व्याधियों से। यही क्या कहलाता है आपके प्रे। प्रे प्लांट्स कौन से आपके, बरसीम, जो कि आज तक सबसे ज्यादा पूछा गया, आपको यही याद रखना है। ठीक है, बरसीम। इसके बाद है आपका ट्रैप क्रॉप्स। ट्रैप सबको पता होगा क्या होता है, जाल बिछाना। क्या होता है, जाल बिछाना। किसके लिए जाल बिछाना, हमारे दुश्मन के लिए जाल बिछाना। जैसे आपने सुना ना कि आर्मी वाले क्या करते हैं, स्टिंग ऑपरेशन करते हैं। स्टिंग ऑपरेशन में वो ट्रैप बनाते हैं स्टेप बाय स्टेप कि हमें पहले ये करना है, दुश्मन को अपने जाल में ऐसे फंसाना है। सेम पौधे में भी होता है। देखिए मैं पहले बता रहा हूं, इंसानों के जैसे पौधों में भी सारी चीजें होती हैं। वो भी खुद की सुरक्षा कर सकते हैं, वो भी श्वसन कर सकते हैं, वो भी अपने आप को बढ़ा सकते हैं। अलग बात है कि जीवन काल उनका कम होता है परंतु बहुत खुशी से जीते हैं। ठीक है, बहुत खुशी से जीते हैं। तो ट्रैप क्रॉप्स क्या है, ट्रैप क्रॉप्स मतलब आपका, अच्छा प्रे को याद आ गया मेरा, प्रे को बोलते हैं शिकारी पौधे। प्रे को बोला जाता है शिकारी पौधे और ट्रैप को बोला जाता है जालसाजी। ठीक है, या जो जाल वाले नहीं रहते जो अपन जाल फैलाते हैं, जाली पौधे ऐसा बोल सकते हैं, जाली नेट वाला जाली नहीं, जो जाल फैलाया जाता है। तो ट्रैप क्रॉप में आपके क्या आते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा कि जो आपका कॉटन है, ठीक है, कॉटन के चारों तरफ अपन क्या करते हैं, भिंडी लगाते हैं। क्या करते हैं, भिंडी लगाते हैं। अब क्यों लगाते हैं, क्योंकि आपको पता होगा दोनों ही सेम फैमिली मालवेसी के हैं। तो जो कीड़े, अब देखिए कीड़े भी बड़े चालाक होते हैं, वो फैमिली वाइज अटैक करते हैं। कुछ कीड़े होते हैं जो ग्रैमिनी फैमिली में अटैक करेंगे, कुछ लेग्यूमिनेसी में ही करेंगे, कुछ क्या करेंगे आपके कुकुरबिटेसी में करेंगे, कुछ आपके क्रूसीफेरी में, कुछ आपके मालवेसी में। तो ऐसे अलग अलग इंसेक्ट भी अलग अलग फैमिली में अटैक करते हैं। ठीक है, जैसे ग्रैमिनी में आपका धान है तो धान में अगर स्टेम बोरर अटैक कर रहा है तो हो सकता है कि वो स्टेम बोरर आपका गेहूं में भी अटैक कर। अलग बात है कि दोनों अलग अलग होते हैं, बट जगह आपको बता रहा हूँ लेग्यूमिनेसी में एक है हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा। ठीक है, हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा पॉड बोरर रहता है, वो चने में भी अटैक करता है, आपके मटर में भी अटैक करता है, आपके बहुत सारे क्रॉप्स में अटैक करता है। तो ऐसे बहुत सारे कीड़े होते हैं जो बहुत अलग अलग क्रॉप्स में अटैक करते हैं। तो वैसे ही आपका क्या है, ट्रैप क्रॉप्स क्या करते हैं कि हमको अपने मेन क्रॉप को बचाने के लिए, मुख्य फसल को बचाने के लिए उसके चारों ओर अपन क्या कर देते हैं, ऐसी फसल को लगाते हैं जो कि क्या कीट व्याधियों को अपनी ओर आकर्षित कर ले और मुख्य फसल आपकी बच जाए। क्या कहलाती है आपकी ट्रैप क्रॉप। क्या कहलाती है आपकी ट्रैप क्रॉप। इसमें बहुत सारे हैं जो मेनली आपको पूछे जाते हैं। भिंडी याद रखेंगे, भिंडी को क्या करते हैं, कपास के चारों ओर लगाते हैं। गेंदा भी लगाया जाता है आपके एज अ ट्रैप क्रॉप। ठीक है, क्या है, भिंडी है, गेंदा है आपके, और भी बहुत सारे हैं। आपकी पत्ता गोभियों को भी लगाया जाता है। ठीक है, जो आपका कैबेज है उसको भी एज अ ट्रैप क्रॉप यूज किया जाता है। क्लियर है। इंटरक्रॉप को बाद में बताएंगे। पैरा, पैरा और इसी को एक और बोला जाता है उतेरा। क्या बोला जाता है, उतेरा। ये दोनों लगभग सेम ही चीज है, बस इनका नाम अलग अलग है। पैरा या उतेरा क्या रहता है, इसको आप ऐसे समझिए
कि पहले फसल के हार्वेस्टिंग से पहले ही, पहले फसल की कटाई से पहले ही बिना भूमि को तैयार किए दूसरी फसल को बो देना। अब इसको समझने के लिए आपको दो वर्ड समझने पड़ेंगे। पहला है एरेबल और दूसरा है नॉन एरेबल। क्या है? नॉन एरेबल। एरेबल मतलब किसी फसल को लगाने से पहले भूमि को चकाचक तैयार करना। जैसे आप पार्टी में जाते हैं ना, पार्टी में जाते एकदम तैयार व्यार हो गए, भाई जा रहे हैं, अच्छा दिखना है, ऐसा वैसा रहता है ना, तो ये क्या कहलाते हैं? आपके एरेबल क्रॉप्स। ठीक है, जैसे आपका धान, गेहूं, मक्का, ज्वार, बाजरा, मतलब जो भी क्रॉप जिनके लगाने से पहले अपन क्या करते हैं? फील्ड को प्रिपेयर करते थे। नॉन एरेबल क्रॉप्स या फिर आपका जो पैरा या तेरा बोलते हैं, ये कौन से क्रॉप्स होते हैं? आपके ऐसे क्रॉप्स जिनको लगाने से पहले भूमि को बिल्कुल तैयार करने की जरूरत नहीं है। जैसा भूमि है आप उसमें आसानी से पौधों को उगा सकते हैं। क्या करते हैं? ये आपके पहले से प्रिपेयर्ड भूमि में ही अपने आप को क्या करते हैं? घुल मिल जाते हैं। बोलते हैं ना कि भाई एडजस्ट कर लो, तो ये एडजस्ट हो जाते हैं उसमें। उसी जो फील्ड में मॉइस्चर है उसी मॉइस्चर का यूज करते हैं, जर्मिनेशन होने लगता है और जब तक आपका पहला क्रॉप हार्वेस्ट हो जाता है ये अपनी जर्मिनेशन स्टेज को कवर कर लेते हैं। अब इसमें फायदा क्या है? आपका जो बीज का टाइम था, मान लीजिए आपने खरीफ में फसल लगाया, उसके बाद आपको 1 महीना फील्ड प्रिपरेशन में लगेगा, उसके बाद जर्मिनेशन में टाइम लगेगा, फिर पैसे भी लगेंगे, तो ये सारी चीजें बच जाती है। ये सारी चीजें बच जाती हैं। तो पैरा और तेरा क्रॉप्स कौन कौन से आपके याद रखेंगे? अलसी है, तिवड़ा है। ठीक है, अलसी, तिवड़ा, इनको अपन एज अ पैरा क्रॉप धान के बुआई के जस्ट बाद भूमि में उत्पन्न जो आपका नमी है ना, मॉइस्चर है, उसी का यूटिलाइजेशन करके, उसी का यूज करके क्रॉप क्या करते हैं? जर्मिनेट हो जाते हैं। नेक्स्ट आपका कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री मतलब क्या रहता है? एक के साथ कुछ बेनिफिट मिल जाए। ठीक है, जैसा अपन बोलते हैं ना कि चाय के साथ बिस्किट दे दो तो बात बन जाए। ठीक है, क्या है? आपका टेस्ट और बढ़ जाएगा। तो कॉम्प्लीमेंट्री क्रॉप्स ऐसे क्रॉप्स होते हैं जिनको आपस में साथ में लगाने पर एक दूसरे के सहायक होते हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल में आप ले सकते हैं लोबिया को ज्वार के साथ। लोबिया को ज्वार के साथ, इससे क्या होता है? लोबिया मतलब आपका लेग्यूमिनेसी, लेग्यूमिनेसी में क्या होता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। ठीक है, इसके बाद बताऊंगा। नाइट्रोजन फिक्सेशन मतलब भूमि में नाइट्रोजन के स्थिरीकरण होता है। अब ये नाइट्रोजन किसके लिए काम आता है? आपके ज्वार के लिए। ज्वार के लिए काम आ गया, तो ज्वार ने क्या किया? जो आपका ये है लोबिया है, उसको क्या करता है? सहायता प्रदान करता है, खड़े रहने की क्षमता देता है। तो ये हो गया ना, दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एक दूसरे के काम आ गए, तो ये क्या कहलाता है? आपका कॉम्प्लीमेंट्री क्रॉप्स। ये क्लासिफिकेशन आपको समझ आ गया होगा। अब देखिए, इसके बाद आपका जो दो बचा है, कैच और इंटरक्रॉप। इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा और कुछ बता दूं, इसके बाद और भी बहुत सारे क्लासिफिकेशन है आपके। ठीक है, बहुत सारे क्लासिफिकेशन है, बट वो ज्यादा आते नहीं है या उनसे बहुत माइनर क्वेश्चन आता है, उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैंने नहीं लिखा था। बट फिर भी आपको जानना जरूरी है, आप जान लीजिए। ठीक है, जैसे कि आपका ट्रक या हब क्रॉप्स। ट्रक या हब क्रॉप्स मतलब ऐसी फसलें जो कि शहरों के पास लगाई जाती हैं और लगाने के बाद सीधा क्या करते हैं? उनको उठा के मार्केट में बेच देते हैं। ठीक है, हब मतलब जगह रहता है, ट्रक मतलब आपका जो वाहन, उठाया आपने, ट्रक में भरा, मार्केट में लिया, बेच दिया, प्रोसेसिंग की कोई झंझट ही नहीं, पैसा मिल गया आपको। इनको क्या कहते हैं? ट्रक या फिर हब क्रॉप्स। कौन कौन से? मेनली आपकी जितनी सब्जियां हैं, मेनली आपकी जितनी सब्जियां वो किस में आएंगी? आपके ट्रक और हब में। क्या आएंगी? ट्रक और हब में आएंगी। इसके बाद आपका बॉर्डर क्रॉप। क्या है आपका? बॉर्डर क्रॉप्स मतलब क्या है? बॉर्डर में जिन क्रॉप्स को लगाया जाता है। क्यों लगाया जाता है? भूमि का उपयोग करने के लिए। ठीक है, आपने देखा होगा कि खेतों में क्या होता है, ये एक खेत है, ये आपका दूसरा खेत है, ये बीच में बॉर्डर रहता है। ठीक है, यहां भी रहते हैं। तो इनमें अगर आपने देखा होगा, जो गांव में जाते होंगे, कि यहाँ पे कुछ क्रॉप्स को लगा दिया जाता है। जैसे कि बेस्ट एग्जांपल आपका अरहर, आपने देखा है धान के खेत के चारों तरफ अरहर लगा दिया जाता है। अब इससे फायदा क्या है? खाली जमीन का उपयोग हो गया, आर्थिक मुनाफा भी मिल गया। ये क्या कहलाते हैं? आपके बॉर्डर क्रॉप्स कहलाते हैं। और भी बहुत सारे हैं। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन अथाह है। क्लासिफिकेशन क्या है? अथाह है। तो इन सारी चीजों को याद रखने की आपको जरूरत नहीं है, इतना क्लासिफिकेशन आपके लिए मेरे हिसाब से काफी है। ठीक है, अब इसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बचा है वो आपको बताना है कि इंटर क्रॉप और कैच क्रॉप क्या है। ये दोनों को मैंने क्यों रखा है? क्योंकि ये दोनों का जो एक्सप्लेनेशन वो लगभग एक समान है, बस एक छोटे से वर्ड या बोल सकते हैं छोटे से लाइन का अंतर है, जिससे कि ये दोनों अलग हो जाते हैं, जिससे कि ये दोनों अलग हो जाते हैं और पेपर में बहुत कंफ्यूजन होता है। तो ये समझिएगा कि कैच क्रॉप क्या रहता है, कि आप ये समझ लीजिए कि मान लिया आपने धान लगाया है, साथ में आपने क्या लगाया? अरहर, और आपका फसल बर्बाद हो गया। ठीक है, क्योंकि दोनों ही लंबी अवधि की फसल है। अब आपका बर्बाद हो गया तो आप क्या करोगे? आपको नुकसान ज्यादा होगा। तो आप क्या करते हैं कि मान लीजिए कि धान का 40% बर्बाद हो गया, अरहर का 30%, तो आप उस अवधि का उपयोग करके, ठीक है, कम से कम अवधि वाली
क्या है सबसे पहला? कम अवधि वाली। क्या है? कम अवधि वाली ऐसी फसल को लगा देते हैं, ऐसी फसल को लगा देते हैं जो कि आपके मुख्य फसल से होने वाले नुकसान को बचा दे। कैच, पकड़ना। किसको पकड़ेगा? आपकी मुख्य फसल के नुकसान को पकड़ेगा। क्या करेगा? मुख्य फसल के नुकसान को पकड़ेगा और कहीं ना कहीं आपको उस नुकसान से बचाएगा और क्या करेगा? थोड़ा सा मुनाफा देगा। इसी को बोला जाता है कैच क्रॉप। इंटरक्रॉप क्या है? इंटरक्रॉप रहता है मुख्य फसलों के दो लाइंस के बीच में किसी सहायक फसल को लगाना। इसमें भी सेम चीज है, लैंड का यूज होगा, एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा। अंतर कहां है? अंतर कहां है? तो अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो कैच क्रॉप में मैंने क्या बोला? दो मुख्य फसल के बीच, दो मुख्य फसल के मध्य सहायक फसल। और मैंने इंटरक्रॉप में क्या बोला? किसी मुख्य फसल के मध्य, किसी मुख्य फसल के मध्य सहायक। दोनों में अंतर पता चल रहा है आपको? एक में क्या है आपका? दो मुख्य फसल है, उसके बीच किसी सहायक को लगाया जा रहा है। दूसरे में क्या है? एक मुख्य फसल है, उसी के बीच किसी सहायक को। अब दो मुख्य फसल का मतलब क्या है ये भी आप समझिएगा। दो मुख्य फसल, मान लेते हैं कि रबी में आपने धान लगाया, खरीफ में आपको गेहूं लगाना है। ये दो मुख्य फसल है आपकी, ये दो मुख्य फसल है। मान लीजिए रबी का क्रॉप आपका खराब है, सॉरी खरीफ का क्रॉप आपका नुकसान होने वाला है। कवर कहां से करेंगे? तो रबी और खरीफ के बीच में कितने महीने का डिफरेंस आपको पता है? 4 महीने का। मान लीजिए शुरू के 2 महीने में आपका क्या हुआ? आपको पता चल गया कि आपका धान में नुकसान हो चुका है। तो बचे हुए 2 महीने में हम ऐसी फसल लगा देंगे जो कि उस धान के नुकसान को कवर कर दे। ये कहलाता है दो मुख्य फसल के बीच किसी सहायक फसल को लगाना। इसमें क्या है? मान लेते हैं आपने धान लगाया है, ठीक है। अरहर को बेस्ट एग्जांपल, अरहर में दूरी ज्यादा रहती है। अरहर को आपने लगाया है, अरहर के बीच में बहुत सारा जमीन रहता है। उस जमीन का यूटिलाइज करके आपने क्या किया है? सहायक फसल को लगाया। एक में हमें क्या हो रहा है? नुकसान हो सकता है, इसलिए हम बचने के लिए लगा रहे हैं। और एक में हमारे पास क्या है? जगह बहुत ज्यादा है, तो हम उस जगह का यूटिलाइजेशन करके नई फसल को लगा रहे हैं। अब आपका डाउट क्लियर हो गया? अब अगर पेपर में पूछा, ठीक है, आप क्वेश्चन पेपर उठा के देख लीजिए, आया है। अगर आपको पूछा कि दो मुख्य फसल के बीच में किसी सहायक फसल को लगाना, बहुत लोग क्या करते हैं? इंटरक्रॉप। उनको क्या लगता है? दो मुख्य फसल है, बीच में लगा रहे हैं, मतलब इंटर। इंटर का मतलब भले मध्य होता है, अंतर्वर्ती होता है, परंतु यहाँ पे दो मुख्य फसल नहीं होते। यहाँ किसी फसल के दो लाइनों के मध्य किसी सहायक फसल को लगाना। क्लियर हो गया? अब कैच क्रॉप का एग्जांपल क्या है आपका? देखिए, जैसे कम अवधि में आपका क्या है? मूंग है, उड़द है, आपका तिवड़ा है, आपका फिर क्या है? कुल्थी है, ठीक है। तो ये फसलें जो कि आपको बहुत जल्दी, सब्जी वाली फसलों को आप लगा दीजिए जो बहुत जल्दी ग्रो कर देती हैं। तो यही सारे क्या है आपके? कैच क्रॉप्स। इंटर क्रॉप्स कुछ भी रख सकते हैं, जैसे कि गेहूं के दो लाइन के मध्य हमने क्या किया? चना लगा दिया, ठीक है। क्या किया? गेहूं के दो लाइन के बीच चना लगा दिया। या फिर अरहर लगाया है आपने, ठीक है, अरहर के बीच हमने क्या कर दिया? मक्का लगा दिया। तो ये आपकी क्या है? ये आपकी क्या है? इंटरक्रॉप। अब इसमें एक और चीज याद रखेंगे कि इंटरक्रॉप में आप जो भी दो, बहुत बार आपको एग्जाम में पूछा निम्न में से इंटरक्रॉप क्या है? इंटरक्रॉप में हमेशा याद रखेंगे दो ऐसी फसलें होंगी जो सेम सीजन की होंगी। खरीफ की है तो दोनों फसलें खरीफ की होंगी, रबी की है तो दोनों फसलें रबी की है। ऐसा नहीं है कि आपको एग्जाम्पल में दिया है धान प्लस गेहूं और आपने टिक कर दिया इंटरक्रॉप। ये इंटरक्रॉप नहीं है, ये क्रॉप रोटेशन हो सकता है शायद। क्रॉप रोटेशन भी ये सेटिस्फाई नहीं करता क्योंकि दोनों सेम फैमिली के हैं, दोनों अलग अलग हैं। बट आपको ऐसा टिक नहीं करना है, ये इंटरक्रॉप नहीं है। समझ आ गया? जब तक दो सेम सीजन के क्रॉप्स नहीं आएंगे तब तक इंटरक्रॉप नहीं बोला जा सकता। क्लियर है? समझ आ गया यहां तक बात? वेरी गुड, ठीक है। इसके बाद एक और क्लासिफिकेशन आपको मैं बता देता हूं स्पेशल पर्पस में, ठीक है। क्या पता आपको पूछ दे, वैसे ज्यादा तो से सवाल मैंने देखा नहीं है, नेशनल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं, पर फिर भी आपको बता देते हैं। नोड्यूल क्रॉप्स, या फिर जो सवाल आपका पूछा गया है N2 फिक्सेशन क्रॉप्स, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाली फसलें। जब भी ये आपको देखने को मिले ना, तो सिर्फ आपके दिमाग में एक ही चीज आना चाहिए, लेग्यूमिनेसी। जितने भी दलहनी
फैमिली के आपके पौधे हैं उनकी जड़ों में क्या रहता है, नोड्यूल्स पाए जाते हैं। ये नोड्यूल्स में क्या रहता है, बैक्टीरिया रहता है। ये बैक्टीरिया क्या करता है, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण। अब आप बोलोगे बैक्टीरिया तो हानिकारक होता है, ये फायदेमंद बेनिफिशियल है, ये बेनिफिशियल है, ये पौधे में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। इसलिए आपको पता होना चाहिए कि सीरियल्स की तुलना में जो लेग्यूमिनेसी फैमिली के क्रॉप्स है उनमें नाइट्रोजन की बहुत कम मात्रा चाहिए होती है। ये रेशियो कितना होता है जानते हैं, सीरियल्स में अगर आपको 3:2:1 या फिर 2:1:1 के हिसाब से अगर आप नाइट्रोजन दे रहे हैं तो आपको लेग्यूम में कितना देना पड़ता है पता है, 1:2:1 या फिर 1:2:2। देख रहे हैं आपका नाइट्रोजन कहां, यहां देखिए 2 से 3 गुना, यहां पे सीधा 1 गुना हो जा रहा है। क्यों, क्योंकि ये लेग्यूमिनेसी कुल के कुछ पौधे हैं जो आपके नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। इसमें कुछ एक्सेप्शनल केसेस भी हैं। फ्रेंच बीन्स कुछ ऐसे पौधे हैं जो नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं करते हैं लेकिन लेग्यूमिनेसी कुल में आते हैं, याद रखेंगे, ठीक है। फ्रेंच बीन अब कौन कौन से हैं जो करते हैं फिक्सेशन, कुछ भी ले लीजिए आप, चना ले लीजिए, अरहर ले लीजिए आप, मटर ले लीजिए, मूंग ले लीजिए, ये सारे क्या है आपके नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाले पौधे हैं। क्लियर है यहाँ तक, स्पेशल पर्पस आपको समझ आ गया, आई होप समझ आ गया होगा और समझ आ जाना चाहिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इसके बाद भी कोई आपको डाउट हो रहा है तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में जाइए, अपने ग्रुप्स में जाइए, अपना डाउट रखिए, सारे डाउट्स हम क्लियर कर देंगे, ठीक है। हम बैठे इसीलिए। अब इसके बाद नेक्स्ट क्लासिफिकेशन अपन पढ़ते हैं बेस्ड ऑन एज, मतलब फसलों के आयु के आधार पर। देखिए जैसे हमारे में होता है ना, हम क्या बोलते हैं, ये बच्चा है, ठीक है, ये युवा है, ठीक है, ये वृद्ध है, ऐसा बोला जाता है ना, इंग्लिश बोलते हैं ना चाइल्ड है, ठीक है, टीनेज है, एडल्ट है, ठीक है, ये सब बोलते हैं ना। कैसे क्लासिफाई करते हैं, उम्र के आधार पे। अगर 6 साल से नीचे है तो मतलब बच्चा है, ठीक है, 8 साल से 15 साल के बीच है मतलब टीनेजर्स है, 18 साल से ऊपर हो गया मतलब एडल्ट है, ठीक है, ऐसे बोलते हैं ना। वैसे ही क्रॉप्स को भी अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया है उनकी आयु के अनुसार। 3 कैटेगरी है, याद रखेंगे। पहला क्या है, एनुअल, एक वर्षीय। दूसरा क्या है, बाइनियल, द्विवर्षीय। तीसरा क्या है, पेरिनियल, बहुवर्षीय। 3 अवधि में बांटा गया है। अभी एक वर्षीय, द्विवर्षीय, बहुवर्षीय क्या है, ऐसे पौधे जो अपना संपूर्ण जीवन चक्र अर्थात वानस्पतिक वृद्धि से लेकर बीज उत्पादन तक 1 वर्ष या इससे कम अवधि में पूर्ण कर लेते हैं, ठीक है। क्रॉप्स, ठीक है, ऐसे क्रॉप्स जो क्या करेंगे, अपना कंप्लीट लाइफ साइकिल को कंप्लीट कर लेंगे कब, 1 ईयर या विद इन 1 ईयर या लेस देन 1 ईयर, वो क्या कहलाएंगे आपके एनुअल क्रॉप्स, ठीक है। यहाँ पे एक माफ कीजिएगा, एक एन छूट गया, ठीक है, वो क्या कहलाएंगे आपके एनुअल क्रॉप, 1 वर्षीय पौधे। कौन कौन से हैं, जितने भी आपको अनाज वाले दिख रहे हैं सबको लिख दो, जितने भी आपको अनाज वाले दिख रहे हैं सबको, धान, गेहूं, मक्का, ज्वार, बाजरा। गन्ने को नहीं लिखना, गन्ना 1 वर्षीय नहीं है ना, ठीक है, क्यों मैं बताऊंगा, ठीक है। तो ये सारे क्या है आपके एनुअल क्रॉप्स। चना है आपका, मटर है आपका, सब्जी वाली फसलें जो है कुछ कुछ को छोड़ के, वो कुछ कुछ छोड़ के क्या है मैं बताऊंगा। तो ये सारे क्या है आपके 1 वर्षीय। द्विवर्षीय क्या है, ऐसे पौधे जो कि पहले साल, ठीक है, फर्स्ट ईयर में क्या करते हैं, अपना वेजिटेटिव ग्रोथ करते हैं, वानस्पतिक वृद्धि करते हैं, और दूसरे साल फूल या फिर बीज का उत्पादन करते हैं। फर्स्ट ईयर क्या करेंगे, आपका खुद का ग्रोथ करेंगे, वेजिटेटिव ग्रोथ, अपने पत्तियों को बढ़ा देंगे, तनों को बढ़ा देंगे, शाखाएं बढ़ा देंगे, हो गया। दूसरे साल क्या करेंगे, फल देंगे या बीज देंगे या फूल देंगे। इनको क्या बोलते हैं, बाइनियल क्रॉप्स। कौन कौन से हैं, मेन याद रखेंगे, क्वेश्चन पेपर में जो आपका पूछा गया है वो था आपका प्याज। प्याज में फर्स्ट ईयर में क्या होता है, उनका वेजिटेटिव होता है और दूसरे साल सीड्स की ग्रोइंग होती है। और कौन सा आपका कैबेज, और कौन सा आपका टर्मरिक, ठीक है, और कौन सा आपका शुगर बीट, चुकंदर, ये सारे क्या है आपके बाइनियल क्रॉप्स हैं। क्या है आपके बाइनियल क्रॉप्स हैं। पेरिनियल क्रॉप्स क्या रहता है, बहुवर्षीय। इनमें वानस्पतिक वृद्धि 1 वर्ष या 2 वर्ष, मतलब इसमें क्या है, पूर्ण संपूर्ण जीवन चक्र को पूरा होने में 2 वर्ष से ज्यादा का समय लग जाता है, ठीक है, 2 वर्ष से ज्यादा का समय लग जाता है। इसी को क्या बोलते हैं, पेरिनियल क्रॉप। अब एक क्रॉप है आपका गन्ना, आपको पता होगा ये अर्धशाली मतलब 1.5 साल की फसल है। क्या है, 1.5 साल की फसल है, तो अब इस हिसाब से इसको बाइनियल में रखना चाहिए। परंतु आपको ये भी पता होना चाहिए कि गन्ने में एक हार्वेस्ट करने के पश्चात जो उसके रैकून्स है उससे वापस से नया पौधा निकलने लगता है, इसलिए इसको कभी कभार कहाँ रखा गया है, पेरिनियल। कहाँ रखा गया है, पेरिनियल में, याद रखेंगे, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी आपको समझ आ गया। एनुअल, बाइनियल, पेरिनियल बहुत आसान था, कुछ नहीं है। 1 वर्ष मतलब क्या है, पौधे अपना संपूर्ण जीवन चक्र 1 वर्ष में। द्विवर्ष क्या है, जिसमें पौधे अपना जीवन चक्र में वानस्पतिक वृद्धि प्रथम वर्ष में और बीज उत्पादन और फल उत्पादन द्वितीय वर्ष में। पेरिनियल क्या है, संपूर्ण जीवन चक्र पूरा करने में
2 वर्ष से ज्यादा लगता है। कौन कौन से एग्जाम्पल इसमें जितने भी आपको घास दिखाई दे रहे हैं, नेपियर ग्रास, सूडान ग्रास, ठीक है, सिट्रोनेला ग्रास, ये सारे क्या हैं, पेरिनियल घासों में देखा ना, एक बार उखाड़िए फिर से उग जाएंगे, तोड़िए फिर से उग जाएंगे, ऐसा नहीं कि 2 साल में सूख जाएंगे, सालों साल रहते हैं। तो जितने भी आपको ग्रासेस दिख रही है वो किसमें जाएंगे, आपकी पेरिनियल। क्लियर है, यहां तक समझ आया। तो आपका एज वाला क्लासिफिकेशन भी कंप्लीट। अब आपका जो लास्ट क्लासिफिकेशन बचा है अदर क्लासिफिकेशन, मतलब अन्य, ठीक है, क्या है, अदर क्लासिफिकेशन, अन्य में रखा गया। अन्य में क्या आएंगे भाई, अन्य में बहुत कुछ आ जाएगा, अन्य में बहुत कुछ आ जाएगा, जैसे कि अधिक पानी सहन करने वाली। अब देखिए यहां पे फिर एक डाउट आता है, और अधिक सिंचाई चाहने वाली, या चाहने वाली नहीं करते हैं, इसको करते हैं अधिक सिंचाई की आवश्यकता वाली फसलें। तीसरा अपन कर देते हैं कम पानी, और चौथा अपन कर देते हैं सूखा। विचारों से सवाल आया, आप उठाते देख लो, चारों से सवाल आया, किसी न किसी साल पूछा गया है, या 1 साल 2 साल के अंदर में, अधिक पानी चाहने वाली फसल क्या है, अधिक पानी सहन करने वाली फसल क्या है। तो अधिक पानी सहन करने वाली फसल है आपकी धान। याद रखेंगे, बहुत सारी यूमर्स है, बहुत लोगों को गलत फहमी रहती है कि धान को जितना पानी दिया जाता है वो सब यूज कर लेता है। बिल्कुल यूज नहीं करता है, बहुत कम अमाउंट का पानी वो यूज करता है। उसको क्या है, बस पानी में रहना पसंद है, उसको अपने चारों तरफ क्या है, पानी चाहिए, 5 सेंटीमीटर तक का पानी होना ही चाहिए। वो पानी का यूज नहीं करता है, उसको वो एटमॉस्फेयर पसंद है, उसके जड़ के नीचे क्या है, कीचड़ वाला क्लाइमेट कंडीशन होना चाहिए, इसीलिए वो क्या है, अधिक पानी सहन करने वाली फसल, या उसको पानी पसंद है। अब बात करते हैं कि अधिक सिंचाई की, अधिक पानी की आवश्यकता। एक्चुअल में जितना पानी दे रहे हैं उतने पानी को उपयोग करने वाली फसल कौन सी आपकी, गन्ना और आलू। गन्ना, आलू, इनको पानी बहुत ज्यादा चाहिए। ये ऐसा नहीं कि इनको पसंद है रहना, ये चाहिए। अगर आप इनको 1 लीटर देंगे तो ये इसका मैक्सिमम यूज कर देंगे, हो सकता है 800 ml या 900 ml यूज कर दें। लेकिन अगर यही आप धान को देंगे ना, 1 लीटर दे रहे हैं तो बस चला 100 ml, 200 ml या 300 ml यूज कर रहा है, बाकी 700 ml क्या कर रहा है, बस गर्मी का मौसम है गुरु, तब बनाए हैं, बर्फ डाले हैं और उसमें लेटे हैं। ये नहीं कि उस पानी को हमारा बॉडी एब्जॉर्ब कर, बस अच्छा लग रहा है, क्या है, अच्छा लग रहा है, यही आपकी धान है। क्लियर है। अधिक सिंचाई वाली की आवश्यकता पता चल गया आपका, गन्ना और आलू है। तीसरा है कम सी पानी की आवश्यकता। किसको कम पानी चाहिए, देखिए मध्यम में बहुत सारे आपके, मध्यम में आपका गेहूं है, ठीक है, तो भी चलेगा, मक्का है आपका, वो भी ठीक है मध्यम में, अरहर है आपका मध्यम में। कम पानी चाहने वाली में कौन सी आपका, चना, मटर, ठीक है, मूंग, उर्द, इनको क्या है, कम पानी चाहिए, ज्यादा की आवश्यकता नहीं। ऐसा नहीं कि इनको 1 लीटर दे दो, कम दो, ये सह लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, सह लेंगे थोड़ा, क्या है, सह लेंगे, थोड़ा कम पानी दो, हम हमारे लिए सफिशिएंट है भाई। अब भले सामने वाले को 4 गिलास देता, हम 2 गिलास में अपना प्यास बुझा लेंगे। और लास्ट में आपका क्या, सूखा सहन करने वाली, यही से आपका क्वेश्चन है, याद रखेंगे। सूखा सहन करने वाली फसल में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ज्वार पूछा जाता है या फिर बाजरा पूछा जाएगा। सूखा सहन करने वाली फसल आपका आया है ज्वार, याद रखेंगे। इसको कैमल क्रॉप भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है कैमल क्रॉप, क्योंकि रेगिस्तान में क्या पाए जाते हैं, ऊंट, और रेगिस्तान में पानी कम होता है। तो ऊंट को क्या करते हैं, एक बार पानी पी लिया तो बस फुर्सत भैया, 20-30 दिन तक के लिए आराम से वो पानी को स्टोर करके रख लेता है। इसीलिए ज्वार को कैमल क्रॉप बोला जाता है, और इसीलिए ज्वार को सूखा सहन करने वाली फसलों में रखा गया है। क्लियर है, ये समझ आ गया आपको। पानी के आधार पे, मतलब किनको कैसी पानी चाहिए उस आधार पे हमने रखा। अब इसके बाद आते हैं जड़ की गहराई। जड़ की गहराई, ठीक है, मतलब एक होता है आपका गहरी जड़ वाली फसल, और एक होता है आपका उथली जड़ वाली फसल। इसको बोलते हैं आपका डीप रूटेड, मतलब जिसकी जड़ बहुत अंदर तक जाती है, और इसको बोलते हैं आपका शैलो रूटेड, जिसकी जड़ ऊपर में ही फैले रहती है। तो गहरी जड़ वाली फसल को याद करने का बेस्ट तरीका है, जितने भी मैक्सिमम लेग्यूमिनेसी और क्रूसीफेरी कुल के आपके पौधे हैं, जैसे कि आपका सरसों है, आपका अरहर है, आपका कैस्टर है, कैस्टर तो वैसे उसमें नहीं है, फिर भी कैस्टर है, मस्टर्ड है, लेग्यूमिनेसी फैमिली, और आपका जो क्रूसीफेरी फैमिली में है, ठीक है। ये सारे क्रॉप्स किसके अंतर्गत आ जाएंगे, आपकी गहरी जड़ वाली। उथली जड़ वाली में आपको जितने भी अनाज वाली फसलें, सीरियस क्रॉप दिख रहे हैं ना, धान को देख लो, गेहूं को देख लो, ठीक है, ज्वार को देख लो, मक्का को देख लो, ऊपर ही ऐसे उखड़ना स्टार्ट हो जाता है।
मक्का थोड़ा सा अलग है, मक्के के केस में थोड़ी सी जड़ गहरी जा सकती है, बट धान याद रखिएगा, गेहूं याद रखिएगा, ठीक है, कोदो, कुटकी, सांवा, रागी, सनई, ढैंचा, उखड़ी, चले गया, बात खत्म। क्लियर है यहाँ तक? ये भी आपको समझ आएगा जड़ के आधार पे। इसके बाद का जो आपका क्लासिफिकेशन रहेगा, आपने जड़ देख लिया, आपने पानी देख लिया, ठीक है, आपने जड़ देख लिया, आपने पानी देख लिया। अब ये देखते हैं कि कौन सा पौधा, ठीक है, ऐसे देखिए बहुत सारे पौधे होते हैं, ये आपको ज्यादा पूछा नहीं गया है, मैं पहले आपको क्लियर कर देता हूं, ठीक है, बहुत ज्यादा सवाल आने रहे, बस एक जनरल इंफॉर्मेशन के लिए आपको बता देता हूं कि कुछ पौधे रहते हैं जो अम्लीय मिट्टी में उगते हैं, कुछ पौधे रहते हैं जो क्षारीय मिट्टी में उगते हैं, कुछ पौधे रहते हैं जो न्यूट्रल। तो देखिए याद रखेंगे हमेशा, अम्लीय भूमि में वेजिटेशन, वानस्पतिक वृद्धि ज्यादा होती है, मतलब पौधे उग सकते हैं। न्यूट्रल में तो सबके लिए अच्छा है, पर अगर आपका भूमि क्षारीय है, अगर आपका भूमि क्षारीय है तो ये पौधों के लिए सबसे नुकसानदायक रहता है। क्षारीय भूमि में पौधे उगाना बहुत मुश्किल है, और सिर्फ कुछ ही क्रॉप्स हैं, जैसे कि आपका धान है, जो क्षारीय भूमि में उग जाता है। क्लियर है? समझ आ गया आपको यहाँ तक? तो ये कुछ क्लासिफिकेशंस थे जो अदर क्लासिफिकेशन में आते हैं। आई होप आपको आज की क्लास समझ आ गई होगी, और आपका जो बचा हुआ डाउट था वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अब एक चीज आती है कि ओरिजिन, उत्पत्ति के आधार पे, उत्पत्ति के आधार पे वर्गीकरण इसलिए नहीं बता रहा हूं क्योंकि बहुत सारे देश हैं, ठीक है, और कुछ ऐसे देश हैं जिसमें सिर्फ एक फसल है और उसका ओरिजिन है, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो क्रॉप का चैप्टर आएगा ना, जब क्रॉप का डिस्क्रिप्शन बताया जाएगा, वहां पे आपको सारे फसलों के, धान का ओरिजिन साउथ वेस्ट एशिया है, कि आपका मेज का ओरिजिन मैक्सिको है, कि आपका सोयाबीन का ओरिजिन चाइना है, पूरा एक लिस्ट रहेगा वहां पे आपको ज्यादा आसानी से समझ आएगा, ठीक है। तो इस प्रकार आपका क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप जो है वो कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच। अगर इसके बाद कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन और ग्रुप आपके लिए हमेशा हाजिर है।